सिद्धार्थ और सुकृति को लेकर जब होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह पहाड़ के ऊपर बने अपने एक घर पहुंचे तो सिद्धार्थ खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा था। उसके चेहरे पर मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ को छटपटाता देखकर योगेंद्र सिंह ने उसके हाथ और मुंह खोलने के लिए कह दिया था। मुंह खुलने के बाद सिद्धार्थ ने योगेंद्र सिंह से यह पूछा कि आखिर उसने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से वो लोग उसे मारना चाहते हैं। इस पर योगेंद्र सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर एक बड़े से कमरे में लेकर चला गया था। वहां पर एक आधुनिक सिंगल बेड आईसीयू बना हुआ था, जिसके ऊपर एक 25 से 26 साल का लड़का लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर तमाम तरह की लाइफ सेविंग्स मशीन लगी हुई थी। उस लड़के को देखने के बाद सिद्धार्थ एक बारी को भौचक्का रह गया था। उस लड़के की इस हालत का जिम्मेदार सिद्धार्थ ही था। याद आया कुछ? योगेंद्र सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ जवाब नहीं देना चाहता था, बल्कि असलियत ये थी कि उसे कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। उसने अपने पूरे जीवन में कल्पना नहीं की थी कि ये लड़का स्टेट के होम मिनिस्टर का बेटा हो सकता है। बोलो, याद आया कुछ? खड़े क्यों हो? योगेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ को खामोश देखकर फिर से सवाल किया। इसने गलती की थी, सिद्धार्थ ने बहुत ही गंभीरता के साथ जवाब दिया, और उसका इतना रूखा जवाब सुनकर योगेंद्र सिंह का पारा चढ़ गया था। उसने अपने एक गुर्गे के हाथ से पिस्तौल छीनकर सिद्धार्थ के कनपटी पर रख दी थी। तू जज है क्या साले? तू फैसला देने वाला कौन है कि कौन सही है और कौन गलत? बोल, योगेंद्र सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। एक तो सिद्धार्थ ने उसके बेटे की इतनी बुरी गति कर दी थी, उसके बाद अब वो इतने रूखे तरीके से व्यवहार कर रहा था। ये दोनों चीजें योगेंद्र सिंह के गुस्से को बढ़ाने वाली थी। योगेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ के कनपटी पर गन रखा हुआ था, लेकिन अब सिद्धार्थ के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं दिखाई दे रही थी। मौत का डर उसके चेहरे पर जरा सा भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के सामने वह नजारा घूमता चला गया था जब पहली और आखिरी बार सिद्धार्थ का इस लड़के से सामना हुआ था और उसने जाने अनजाने में स्टेट के होम मिनिस्टर को अपना दुश्मन बना लिया था। करीब 25 दिन पहले रिया माथुर से मिलने के बाद जब सिद्धार्थ घर जाने के लिए बाहर निकला था कि तभी उसके अंगुली में मौजूद पारद से रोशनी निकलना शुरू हो गई थी। सिद्धार्थ उस रोशनी को निकलते देखकर थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि अंगूठी से सिर्फ रोशनी नहीं निकल रही थी, बल्कि वो सिद्धार्थ को एक दिशा की तरफ खींच भी रही थी, और जिस तरफ वो अंगूठी सिद्धार्थ को खींच रही थी, सिद्धार्थ उसी तरफ चलता चला गया था। चलते चलते सिद्धार्थ जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था, जहां पर उसे कुछ शिकारियों का झुंड दिखाई पड़ा था, जो जंगली जानवरों का शिकार करके ले जा रहे थे। गुल्लू भी उन्हीं में से एक था। सिद्धार्थ उन जानवरों को छुड़ाने के लिए उनसे लड़ गया था। सिद्धार्थ और उन शिकारियों के साथ मौजूद फाइटर्स के बीच में जबरदस्त फाइट होने लगी थी। उन्हीं फाइटर्स में से एक ये लड़का आरंभ सिंह भी था, जो सिद्धार्थ के सामने लेटा हुआ था। सिद्धार्थ आरंभ को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ के दिए गए एक पंच से आरंभ जाकर एक पेड़ से टकरा गया था और गिरकर बेहोश हो गया था। आरंभ ही उन तस्करों का सरगना था जो प्रतिबंधित जानवरों का शिकार करके उन्हें अरब देशों में महंगे दामों में बेचा करता था। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता था कि आरंभ पकड़े गए जानवरों को देखने जंगल जाता रहा हो, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से वो वहां पहुंच गया था, और उसके बाद जो हुआ उसने सिद्धार्थ की जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कांटे बो दिए थे। तुम्हारा बेटा तस्कर था, उसने बहुत सारे मासूम जानवरों को मारा था। इसको पीटने के जुर्म में अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो मुझे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं होगा। बस तू मुझे यह बता दे कि तूने मुझे ढूंढा कैसे? सिद्धार्थ ने योगेंद्र सिंह की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ को इतनी निर्भीकता से बात करते देखकर योगेंद्र सिंह अपना आपा खो दिया था और उसने गन के ट्रिगर को दबा दिया था। धाए की आवाज से पूरा जंगल गूंज गया था। आधी रात को जो जानवर और पक्षी सो रहे थे वो जागकर भागने लगे थे। वहां आसपास अफरा तफरी मच गई थी। गोली तो चली थी, लेकिन सिद्धार्थ सुरक्षित था। योगेंद्र सिंह ने उसके कनपटी पर सटाकर गोली मारी थी, फिर भी गोली उसे नहीं लगी थी। वहां पर एक औरत ने आकर योगेंद्र सिंह के हाथ को सिद्धार्थ के कनपटी से हटा दिया था।
जिससे गोली सिद्धार्थ को लगने के बजाय सामने पेड़ पर टकरा गई थी। गोली की आवाज सुनकर बेहोश पड़ी सुकृति भी होश में आ गई थी। सिद्धार्थ को सही सलामत देखकर उसके जान में जान आ गई थी। जैसे ही वो उठकर बैठी कि योगेंद्र सिंह के 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है योगेंद्र, उस औरत ने योगेंद्र सिंह की ओर देखते हुए कहा। वो औरत और कोई नहीं बल्कि योगेंद्र सिंह की बीवी आरती सिंह थी। आरती सिंह को देखते ही सिद्धार्थ चौंक गया था, क्योंकि उसने आरती सिंह के किस्से सुन रखे थे। आरती सिंह कभी बहुत बड़ी गैंगस्टर और सीरियल किलर हुआ करती थी। उसके नाम पर सैकड़ों केस दर्ज थे। लेकिन जब फॉर्मर मिनिस्टर वेद प्रकाश के बेटे योगेंद्र सिंह ने आरती से शादी की तो उसे हर केस से बरी कर दिया गया था और वो समाज की नजर में पाक साफ हो गई थी। लेकिन सब जानते थे कि ये केवल योगेंद्र सिंह से शादी करने की वजह से हुआ है। दिमाग इस लड़के का खराब हो गया है, ये मुझे खुलेआम चैलेंज कर रहा है। योगेंद्र सिंह ने आरती से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। वो तुम्हें भड़का कर आसान मौत चाहता है योगेंद्र, जिसकी वजह से हमारा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। क्या तुम इसे इतनी आसान मौत दे दोगे? आरती ने योगेंद्र सिंह से कहा। आरती की बात सुनकर योगेंद्र सिंह का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। उसे आरती की बात सही लग रही थी। मैं इसे आज के आज मरते देखना चाहता हूं। इसकी जितनी देर सांसें चलेंगी मेरा उतना ही खून जलेगा। योगेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। हम इसे आज और अभी मारेंगे योगेंद्र। मैंने इसके लिए कुछ सोच रखा है। इसको ऐसी मौत देंगे कि इसकी रूह भी हमारे करीब आने से पहले कई बार सोचे। आरती ने योगेंद्र से कहा और फिर अपने आदमियों की ओर मुखातिब होते हुए बोली, इसको और इसकी माशूका को ले जाकर बंद कर दो, और हाँ, लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आरती का ऑर्डर पाकर वो लोग सिद्धार्थ और सुकृति को लेकर चले गए थे। इधर योगेंद्र के आदमी सिद्धार्थ और सुकृति को लेकर वहां से जा चुके थे और उधर करणवीर के बंगले में एक घुटन वाली शांति छाई हुई थी। डीजीपी शुभंकर मिश्रा विदित के द्वारा फैलाए गए रायते को साफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में वो इस मामले को हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये खबर बाहर आती कि करणवीर मारा जा चुका है, पूरे अरुणाचल प्रदेश में हंगामा होना तय था। मेरे पास एक रास्ता है सर। डीजीपी शुभंकर मिश्रा को खामोश बैठा देखकर विदित ने कहा। क्या रास्ता है वो भी बता दो। डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए कहा। डीजीपी शुभंकर मिश्रा के सवाल पूछने पर विदित उन्हें रास्ता बताने लगा था और जैसे जैसे वो रास्ता बताता जा रहा था वैसे वैसे डीजीपी शुभंकर मिश्रा का मुरझाया हुआ चेहरा हरा होता जा रहा था। विदित ने उसके रास्ते में जो कांटा बोया था उसने ही उस रास्ते को साफ कर दिया था। विदित की बात सुनने के बाद डीजीपी वहां से उठा और योगेंद्र सिंह को फोन कर दिया था। योगेंद्र सिंह के फोन उठाने के बाद उसने करणवीर के घर पर हुई सारी घटना की जानकारी उन्हें दे दी थी। करणवीर के मरने की खबर सुनकर योगेंद्र सिंह के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो डीजीपी के ऊपर भड़क उठा था, लेकिन जब डीजीपी ने उसे इस मुसीबत से बाहर निकलने का वही रास्ता सुझाया तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी शांति आ गई थी और उसके बाद फोन कट गया था। उन दोनों को इसी वक्त लेकर आओ। डीजीपी का फोन कटने के बाद योगेंद्र सिंह ने अपने आदमियों की ओर देखते हुए कहा। योगेंद्र सिंह की बात सुनकर आरती ने उसे टोकते हुए कहा, अभी हमारे पास पूरी रात बाकी है, तुम्हें उनको मारने की इतनी जल्दी क्या है? आरती की बात सुनकर योगेंद्र सिंह ने उसे करणवीर की मौत की जानकारी दे दी थी और उसके साथ जो उसकी डीजीपी से बात हुई थी उसके बारे में भी बता दिया था। योगेंद्र सिंह की बात सुनकर आरती एकदम से शॉक रह गई थी। वो सिद्धार्थ को तड़पाकर मारना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। योगेंद्र सिंह के आदेश पर सिद्धार्थ और सुकृति वहां लाए जा चुके थे। सिद्धार्थ को लगा था कि ये लोग सिर्फ उसे ही मारने वाले हैं, लेकिन जब उसने सुकृति के भी हाथ पांव बत्ते देखा तो वो चिल्लाते हुए बोला, ये करणवीर की बहन है, अगर इसे कुछ हुआ तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ लेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर योगेंद्र सिंह मुस्कुरा उठा और बोला, जिंदा होगा तब न कुछ बिगाड़ पाएगा मेरा। योगेंद्र सिंह की बात सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो और सुकृति दोनों समझ चुके थे कि इन लोगों ने करणवीर को भी मार दिया है।
अपने भाई के मरने की खबर सुनकर सुकृति दहाड़े मारकर रोने लगी थी। सिद्धार्थ अब अपने हाथ पांव झटकने शुरू कर चुका था। अभी तक उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी, लेकिन सुकृति की जान का खतरा समझकर उसके होश उड़ गए थे। इधर सिद्धार्थ अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा था और उधर इंद्रनगर में कुलगुरु और युवराज रुद्रदेव किसी मुद्दे पर गहन विचार विमर्श कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता फैली हुई थी। सिद्धार्थ और सुकृति के हाथ पांव बांधे जा चुके थे। योगेंद्र सिंह के आदमियों ने उनके ऊपर अपनी पिस्तौल तान रखी थी। आरंभ के बेड को भी वहां लाया जा चुका था। आरती सिद्धार्थ को अपने बेटे के सामने मरते देखना चाह रही थी। कोई आखिरी इच्छा? योगेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। सुकृति को छोड़ दो, मेरी दुश्मनी तुमसे है। इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिद्धार्थ ने योगेंद्र सिंह से कहा, लेकिन योगेंद्र सिंह मुस्कुरा कर रह गया था। उसने सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने आदमियों की ओर देखते हुए बोला, कौन मारेगा इसे? उसके इतना कहने पर सब अपना अपना हाथ उठाने लगे थे। वो सिद्धार्थ की मौत की बोली लगा रहे थे। योगेंद्र सिंह का तमाशा देखकर सिद्धार्थ का खून खौल रहा था। उसे अपनी जान की ज्यादा चिंता नहीं थी, बल्कि वो सुकृति के लिए परेशान हो रहा था, जो उसके बगल में रोए जा रही थी। सिद्धार्थ के हाथ बंधे हुए थे। वो सुकृति को कंसोल भी नहीं कर सकता था। वो सुकृति की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। कभी कभी आपकी अच्छाई ही आपके दुश्मन बन जाती है। सिद्धार्थ के साथ भी यही हो रहा था। सिद्धार्थ अभी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। बड़ी बुरी हालत में हो तुम तो राज्य रक्षक। मुझे तुम्हारी इस हालत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सिद्धार्थ के कानों में जैसे ही वो आवाज सुनाई पड़ी, वो एकदम से चौंक गया था। आखिर किसने दी थी सिद्धार्थ को आवाज? और क्या है डीजीपी शुभांकर मिश्रा का करणवीर की हत्या से बचने का प्लान? कैसे ढूंढा था योगेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।